हेलो दोस्तों, आराध्या रहस्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रेट मुख्य भर्ती परीक्षा 2026 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लेवल 2 एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों टॉपिक वाइज प्रश्नों की मैराथन क्लास है वो शुरू की गई थी, जिसमें अपनी 3 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें चौथे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है महाजनपद काल। महाजनपद काल से संबंधित आज मैं आपको टॉप 60 प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछली जो क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रेट मुख्य परीक्षा लेवल 2 सामाजिक अध्ययन टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से आपको वहां फोल्डर मिलेगा और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछली जो क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या रहस्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मात्र और मात्र दोस्तों 10 दिन के अंदर मैं आपको ये सामाजिक अध्ययन का जो पाठ है 120 नंबर का लेवल 2 के अंदर दोस्तों वो कंप्लीट करवा दूंगा। देखिए, ये सिलेबस है सामाजिक अध्ययन का, जिसके अंदर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता अपन ने पढ़ लिया, वैदिक संस्कृति पढ़ ली, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पढ़ लिया। अब अपन दोस्तों महाजनपद काल से संबंधित है ये प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए बुद्ध के जन्म से पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में दोस्तों 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया था और एक ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय और ये बौद्ध ग्रंथ है। इसमें भी दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, देखिए सूची फर्स्ट में महाजनपद है और सूची सेकंड में राजधानी है। अब 16 महाजनपद थे तो 16 महाजनपदों की राजधानी भी होगी, यहां पे वही प्रश्न पूछा गया है। यहां पे देखिए दोस्तों गांधार महाजनपद की राजधानी है वो कौन सी थी, तो दोस्तों वो थी इसमें तक्षशिला। कौन सी थी? तक्षशिला। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों मथुरा और वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी और कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती। तो यहां पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें सेकंड नंबर प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता था, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अजात शत्रु ने लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था और अजात शत्रु का पुत्र था जिसका नाम था दोस्तों उदयन और उदयन ने दोस्तों अजात शत्रु की हत्या करके सिंहासन पर बैठ गया था। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कुणिक किसको कहा जाता है? अजात शत्रु को। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें किसने? तो वो की थी उदयन ने। किसने की थी? उदयन या उदयन ने की थी, ये आपको इसमें याद रखना है। यानी कि दोस्तों पाटलिपुत्र जिसको अपन वर्तमान में पटना बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सॉरी बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, यहाँ पे शिशुनाग वंश की बात हो रही है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो दोस्तों वो है कालाशोक। जो द्वितीय बौद्ध संगीति है वो दोस्तों कालाशोक के समय आयोजित की गई थी, ये आपको इसमें याद रखना है। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, और ये शिशुनाग वंश का दोस्तों शासक था। ठीक है, इसके समय ये द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी वैशाली के अंदर। ठीक है, और इसका अध्यक्ष था साब कमीर। ठीक है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें 5 नंबर का प्रश्न है, 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो दोस्तों ये कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों बेबीलोन में। कहां पर?
बेबीलोन में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बेबीलोन में इनकी मृत्यु हुई थी और 33 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 6 नंबर का प्रश्न है, सिकंदर महान एवं पोरस यानी कि पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है दोस्तों, बताइए। सिकंदर महान एवं पोरस यानी कि पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों झेलम नदी के आमने सामने पड़ाव डाला हुआ था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 7 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार का मद्र भांड यानी कि पॉटरी, किस प्रकार का मद्र भांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो बताइए कौन से रंग का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उत्तरी काले पोलिशकृत बर्तन, उत्तरी काले पोलिशकृत बर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 8 नंबर का प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है, ठीक है। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, उज्जैन का प्राचीन नाम था, बताइए उज्जैन का प्राचीन नाम है वो क्या था? तो दोस्तों अवंतिका, अवंतिका है ये उज्जैन का प्राचीन नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंद वंश का अंतिम शासक तो दोस्तों घनानंद था, और आप सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों उसको मारकर सिंहासन हासिल किया था। यहाँ पे नंद वंश का जो संस्थापक पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है महापद्म नंद, ठीक है। महापद्म नंद ये नंद वंश के संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 11 नंबर का प्रश्न है, देखिए ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया है? बताइए यूनानी और ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया है? बताइए किसे कहा गया है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें घनानंद को, यानी कि घनानंद जो नंद वंश का जो अंतिम शासक था उसको कहा गया है, ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 12 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये किया गया था किनके द्वारा? तो ये ईरानियों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ईरानियों द्वारा किया गया था। तो अपना इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें किनके द्वारा? तो यूनानियों के द्वारा किया गया था। तो अपना इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया था। नेक्स्ट 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डेरियस या दारेबाहू। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, इसमें 15 नंबर का प्रश्न है, देखिए हाइडेस्पस या विस्तता आधुनिक नाम इसका है झेलम, यानी कि झेलम का जो प्राचीन नाम है वो है विस्तता, और इसको हाइडेस्पस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए झेलम का युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ था? तो दोस्तों झेलम का युद्ध मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, सिकंदर और पोरस की सेना है वो झेलम नदी के किनारे
यानी कि आमने सामने के किनारों पर पड़ाव डाले हुए थे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य यह युद्ध हुआ था झेलम का। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो दोस्तों सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो ये किया था दोस्तों 326 ईस्वी पूर्व में। 326 ईस्वी पूर्व में दोस्तों सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में शासक है और सूची सेकंड में दोस्तों कौन से वंश से संबंधित है, ये अपने को यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए मित्रों यहाँ पर देखिए बिंबिसार है, ये कौन से वंश का शासक है। तो बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश का शासक है। कौन से वंश का शासक है, हर्यक वंश का। और ये हर्यक वंश का दोस्तों प्रथम शक्तिशाली शासक था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कालाशोक, कालाशोक है, ये कौन से वंश का शासक था। तो दोस्तों ये शिशुनाग वंश का शासक था। और यह है महापद्म नंद, जिसने नंद वंश की स्थापना की थी। आप सभी को पता है कि ये नंद वंश का शासक था। और बिंदुसार है, ये मौर्य वंश का शासक था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में महाजनपद है और सूची सेकंड में आधुनिक क्षेत्र है। ठीक है, अपने को यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सुमेलित करना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों मगध, मगध को वर्तमान में क्या बोलते हैं, सॉरी आधुनिक क्षेत्र कौन सा है, तो वो है पटना व गया के जिले है, जिसको बोलते थे दोस्तों मगध। ठीक है, वत्स, वत्स बोलते थे दोस्तों इलाहाबाद का आधुनिक क्षेत्र है। और कौशल, कौशल है ये दोस्तों अवध का है। और अवंती है ये दोस्तों मालवा का हो जाएगा। किसका, मालवा का। ये आपको इसमें याद रखना है, ये सारे के सारे सही सुमेलित है। आगे देखिए इसमें मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो दोस्तों मगध की जो प्रथम राजधानी है वो कौन सी थी, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मगध की प्रथम राजधानी है वो गिरिवज्र राजगृह, ये मगध की प्रथम राजधानी थी। तो अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। बताइए किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उदयन द्वारा। ठीक है, उदयन द्वारा। और आप सभी को पता है पाटलिपुत्र की स्थापना है वो उदयन द्वारा ही की गई थी। तो अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि 16 महाजनपद एक ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें गणानंद। ठीक है, तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों 23 नंबर का प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, बताइए कौन से निम्न कारण थे, ये अपने को यहाँ पर बताना है। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, बिल्कुल सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, बिल्कुल सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, बिल्कुल सही है। ये सिकंदर की भारत में सफलता के प्रमुख कारण थे। ठीक है, तो इसमें सारे के सारे सही है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 चारों ही इसमें क्या है, सही है।
अब आगे देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में क्या करना है, सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में राजा है और सूची सेकंड में राज्य है। बताना है कि कौन सा राजा कौन से राज्य में राज्य का शासक था। ठीक है, यहाँ पे अपने को ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए प्रद्योत, प्रद्योत है ये दोस्तों कौन से राज्य का राजा था, तो ये था दोस्तों अवंतिका। कहाँ का था, अवंतिका। उदयन है ये था दोस्तों वत्स का, और प्रसेनजित है ये था दोस्तों किसका, तो ये कौशल का, और अजात शत्रु है ये दोस्तों मगध का शासक था। तो यानी कि अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 2 4 1, 3 2 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोजी गई थी। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोजी गई थी, तो कहाँ पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कलिंग में। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कलिंग में। आगे देखिए, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। बताइए, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो वो है दोस्तों डेरियस। तो अपना इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, डेरियस। आगे देखिए, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है वज्जी संघ यानी कि वैशाली। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, वज्जी संघ के विरुद्ध मगर, यहाँ पे देखिए, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल यानी कि एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंटक यानी कि पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। बताइए, किस शासक ने प्रथम बार दोस्तों रथ मुसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अजातशत्रु ने किया था। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो दोस्तों मैंने भी आपको बताया था जिसको अपन घननंद भी बोल सकते हो और गणानंद भी बोल सकते हैं। तो अपना इसमें बी नंबर, बी नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 31 नंबर का प्रश्न है, भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन है ये कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 600 ईस्वी पूर्व में दोस्तों भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन हुआ। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न राजाओं पर विचार करना है अपने को, ठीक है, और अपने को बताना है कि इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे, इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे, ये अपने को यहाँ पर बताना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक तो अजातशत्रु और एक प्रसेनजित, ये दोनों शासक हैं, ये दोस्तों बुद्ध के समकालीन थे। तो यानी कि अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 इसमें बिल्कुल सत्य है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था। बड़े राज्यों का उदय का जो कारण है वो क्या था, ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, ये दोस्तों इसमें प्रमुख कारण था उदय का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 34 नंबर का प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद्य जीवक को किस राजा यानी कि किस राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर, वो राज्य कौन सा था वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था जीवक को, किसने, बिंबिसार ने। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। और ये बिंबिसार है ये हर्यक वंश का शासक था, ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया।
किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें शिशुनाग ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए इसमें 36 नंबर का प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बिंबिसार ने। तो इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार। आगे देखिए, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें काशी में नहीं किया। ठीक है, यानी कि काशी राज्य का विलय है वो मगध साम्राज्य में नहीं किया। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, अवंती और वत्स इन दोनों का किया था। ठीक है, आगे देखिए इसमें यहाँ पे देखिए काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अजातशत्रु ने। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा कथन है वो सही नहीं है, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों कौन सा सही नहीं है ये बताना है। देखिए, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना भरतरथ ने की, बिल्कुल सही है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वशत्रांक यानी कि क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की, बिल्कुल सही है, दोनों सही है इसमें मगध साम्राज्य के बारे में। तीसरा देखिए इसमें गिरिवज्र, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें तीनों कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश यानी कि निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें नंदवंश का। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो वो कौन सा था वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मगध। कौन सा था? मगध। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों 42 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है, यह अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, खगोष्ठी लिपि का प्रचार बिल्कुल सही है, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार बिल्कुल सही है, ईरानियों की सत्रप प्रणाली का प्रचार ये भी बिल्कुल सही है, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार ये भी इसमें बिल्कुल सही है। 5वां है स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये भी इसमें बिल्कुल सही है, यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 पांचों ही इसमें क्या है? सही है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? बताना है अपने को कौन सा एक नहीं था। मैं यहां पे आपको डायरेक्ट बता देता हूं। देखिए उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मगध में। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी कि नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? यानी कि किसे सेनिया कहा जाता था जो स्थायी सेना रखता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बिंबिसार को। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों महापद्मनंद को। तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद। आगे देखिए, डेरियस यानी कि जिसको बोलते थे दारेबाहु प्रथम ने 516 ईस्वी पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था? उसे कितना
राजस्व प्राप्त होता था, ये अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों 360 टैलेंट प्राप्त होता था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? यानी कि सिकंदर के साथ में कौन सा इतिहासकार नहीं आया था, वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नियाकर्स आया था, एनासिक्रेटिस आया था, इसमें देखिए एरिस्टोबुलस ये भी आया था, लेकिन हेरोडोट्स ये नहीं आया था दोस्तों। तो इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था, क्या कहा जाता था श्रेणियों के संचालक को? तो दोस्तों श्रेष्ठिन कहा जाता था। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गृहपति का अर्थ होता है, गृहपति का अर्थ है वो क्या होता है? तो दोस्तों धनी किसान। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, धनी किसान। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए अष्टकूलक, अष्टकूलक है ये क्या होता है? तो दोस्तों ये एक परामर्शदायी संस्था होती है अष्टकूलक। महामात्र, दोस्तों ये उच्च कोटि के अधिकारी को कहते थे महामात्र। और बलि साधक है, ये किसको कहते थे? तो किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था बलि साधक। और इसमें देखिए सोलिकक, शुल्काध्यक्ष, ये कहते थे दोस्तों शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। ये सारे के सारे सही सुमेलित हैं, ठीक है। आगे देखिए, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, अजातशत्रु की हत्या है वो उसी के बेटे उदयन द्वारा की गई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये स्थापित किया गया दोस्तों किसके द्वारा? तो ये किया गया लिच्छवी के द्वारा। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लिच्छवी के द्वारा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 16 महाजनपदों में से अपने को उनकी राजधानी बताना है, ठीक है। 54 नंबर का प्रश्न है। सूची फर्स्ट में महाजनपद है और सूची सेकंड में राजधानी है, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, देखिए कुरु महाजनपद की राजधानी है वो कौन सी है? कुरु महाजनपद की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है इंद्रप्रस्थ। कौन सी है? इंद्रप्रस्थ। और पांचाल, पांचाल की राजधानी है दोस्तों अहिछत्र, ठीक है। और कौशल की राजधानी है वो दोस्तों कौन सी है? तो वो है साकेत। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें अंगुत्तर निकाय। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो दोस्तों ये मत्स्य महाजनपद है, ये स्थित था। तो ये कहाँ पर स्थित था? तो ये स्थित था दोस्तों राजस्थान में। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले विस्तृता के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें झेलम। तो इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या रहस्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।